इन 26 कॉलोनियों की लड़ाई के लिए हमारी रजिस्टर्ड मोदी नगर कर्मचारी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी 1900 इसमें 2008 में लगी। लगते लगते जब कार्य पूरा आया तो तस्में इसने पूरा काम करना शुरू कर दिया। और आज जब ये मकानों से मजदूर को निकालने लगे और इन्होंने पहले अपने सचिव को ही खन्ना जी को क्वार्टर से बाहर सामान घेर के और ताला लगा दिया, बेच दिया उनको। तो वहां हमने 1 वर्ष तक धरना दिया और जब हम उन्हें गिरफ्तार करके ले गए तो इन्होंने हाईकोर्ट पहुंचा दिया मुकदमा, तक उनकी जमानत खारिज कर दी। इनका क्या चाल रहा कि इनके तो 5 वकील और मजदूर गरीब आदमी उसका 1 वकील। जब भी मैं तारीख पर जाऊं तो अपने 2 वकील बदलते हैं। नया वकील आने वाला क्या करता है कि हमने तो पढ़ा नहीं सर आपकी तारीख तक, मतलब हम जो है 9 दफे तारीख पर लगातार गए और इनके 2 वकील बदले पाए और हम हफ्ता अपना मूल्य कमाए। 1 वर्ष तक इन्होंने जेल से नहीं निकलने दिया। फिर हम जब 10वीं दफे गए तो हमने 1 वकील पकड़ा, 2 पैसे खर्च हो गए और हमने कहा भाई इसका समाधान बताओ। स्टाम्प लाओ 100 रुपए का, 100 रुपए का स्टाम्प लाके और उसको हमने लिखत पढ़त करवाए, नोटिस दिवा दिए उनके 500 वकीलों को ही कि अब क्या बदलो या ना बदलो। किससे बोला? जो मक्के बिल्कुल मुख्य जस्टिस है, चीफ जस्टिस, एक मुख होता ना कि तारीख यही रहेगी आपका वकील आओ या इनका ना आओ, तब जाके खाना दिवाए। फिर इस लड़ाई ने काम शुरू कर दिया और कागज पत्थर निकलवाते रहे। आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि हम RTI भी तहसील से प्राप्त होगी। ये ग्रुप हमें RTI भी नहीं लेने दे रहा था। हमारी विधायक जी ने भी लिख के दिया मोदी बैनामा करेंगे। यूनियन में फेल है, मेरे पास सब दस्तावेज है, दस्तावेज है जिसपे उप निबंधक ने और उसने भी साइन कर रखे हैं, उप सर्वायुक्त ने। ये रजिस्टर्ड नहीं है और लेकिन ये धोखे में लेके यूनियनों को और फटाक से बैनामा कर देंगे। बैनामे की रोक के लिए लखनऊ मीटिंग करी, कानपुर मीटिंग करी, यहां भी करी। प्रभात कुमार IAS ईमानदार ऑफिसर, उसने जांच करवाई 397/2017, उसमें एक का वर्ड खुला हुआ है कि इसमें जो है जो इन्होंने डायरेक्ट बैनामे भी किए थे ये सत्य बेकम है। BFR 2004 में हमारा हुआ, वे भी हमने दस्तावेज निकलवाए। 2016 में हमने मुकदमा जीता BFR से। उन्होंने कह दिया ये मकान हमारे जुडिकेशन में नहीं आते, मेरे पास दस्तावेज है, बतलाए जी। फिर IAS प्रभात कुमार ने पूर्णतः रूप से जांच करी, ईमानदार ऑफिसर, और उसमें जांच होने के बाद में 397/2017 में ये है 20 पेज की जांच हुई है। माल्यातुल कुमार चौधरी, ADM राजेश यादव और हम सब वहां सोसाइटी थे। एक का नग लिखा है इनका मोदियों का, यहाँ पे कोई भी एक भी बीघा जमीन नहीं, सब राज्य सरकार में निहित संपत्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना की संपत्ति है, उद्योग लगाने के लिए, सब्सिडाइज मकान बनाने के लिए। तो अब ये लड़ाई करनी केवल आपको है। हमने तो इतना कर दिया इसमें कि सारी जांचें करवा के और सब कुछ करवा के बार बार जिलाबाद, लखनऊ और दिल्ली जाकर आयुक्त के पास जाके आज ये सारा ऑर्डर मुख्यमंत्री निवास से चलकर सचिवालय गया और सचिवालय से घूमकर ये DM को आया, DM महोदय के द्वारा SDM महोदय को आया, SDM महोदय के द्वारा तहसीलदार साहब के पास आया और आज हमारा ये ऑर्डर हमारा इसमें अधिशासी अधिकारी महोदय पे है कि इनको नियमितीकरण कर दिया जाए। ओके, मेरे पास सब आए पर पढ़ लो, चाहे फोटो कॉपी करके यहाँ बांट लो। और पूरी एक नहीं, पूरी 26 कॉलोनियां जिसकी RTI हमें ईमानदार ऑफिसर तहसीलदार
पहले जो रहे हरिप्रताप सिंह ठाकुर, वे ईमानदार ऑफिसर, उन्होंने हमें आरटीआई दी 3 पेज की, वो भी मेरे पास है। मोदियों की चारों कंपनी की, मोदी फोन हो, मोदी रबड़ हो, मोदी स्प्रिंग एंड वीविंग मिल, मोदी इंडस्ट्री लिमिटेड, सारी, इनके पास एक भी इंच जमीन नहीं है। ये क्वार्टरों के मालिक नहीं है, क्वार्टरों की मालिक है हमारी राज्य सरकार। नगर विकास के बाद में हमारी नगर पालिका, नगर विकास की संपत्ति नगर पालिका परिषद की होती है, जिला पंचायत की होती है, तो इसकी मालिक है हमारी नगर पालिका। और हमने ये यहां तक निर्णय ला दिया है, हमने चेयरमैन से मीटिंग करी कि जो भी मजदूर है उसका 1 रुपया नहीं लिया जाएगा क्वार्टर का। अरे इन्होंने कर दी बैनम, मोदी फोन पर लिखा गया राज्य सरकार में निहित संपत्ति। हम तो लड़ाई 26 कॉलोनियों के लड़ रहे हैं, वैसा कर भेज दिया था इन्होंने। मैंने 2 बार मुकदमा जीत लिया उसका, फिर अपील कर रखी है, भेज देते क्यों बैठ दिया, बात दस्तावेज जाओ पास ले। इन्होंने तो बैनामा किया था, ये बैनामे भी रख के भारत सरकार गया, उसके भी पैसे खा गए। जो मजदूर से कटा था 16 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, सरमाइक उत्तर प्रदेश की उन्होंने नहीं बेचा, उसे भी ये खा गए। तो इस लड़ाई के करने के जितने भी इन्होंने बैनामे करे हैं, चाहे इसमें राजेंद्र शर्मा हो, चाहे हरिओम गुप्ता हो, चाहे कोई भी हो, एक मुकदमा, सभी से कह रहा हूं मैं, एक मुकदमा करवा दो मेरे कहने से। जैसे ये तहसील रोक दी हमने भाग दौड़ करके, जैसे डिस्पेंसरी रोक दी मैंने, अरे आप 10 आदमी और मेरे साथ लग सकते, मैं कहता तो सुनो भाई, कभी पैसे मांगने लगे थे, किसी पैसे मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन एक सामूहिक काम में एक मुकदमा करवा दो आप, और उसमें मेरे नाम से करवा दो, जेल जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। वहां हमारे सेठ, मान्य सेठ एम.के. मोदी के वारंट ठोके थे, मान्य सेठ मनीष मोदी जी के वारंट ठोके थे, बाहर जाना पाबंदी लगी थी। इससे बड़ी और क्या बात है, छोड़ गए वो मनीष मोदी को दे दी। उस पर कब्जा तो नहीं खाली कर रहे हैं, जो अंदर बना हुआ, अभी एक होल बनाया मोदी भवन के अंदर, उस पर कब्जा खाली करा, राज्य सरकार को दे या नगर पालिका उधर जाए, ये एसडीएम से बात करनी है। और एसडीएम से कहना है इस पर मोदी भवन की तरह, इस पर राज्य सरकार में नहीं संपत्ति लिखी है, सब जितने भी बैनर में कर रखे हैं ये सब फ्रॉड ही है। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। वो तो गरीब जनता की, मजदूर की एक सुविधा के लिए बनाया जाता है। वहाँ उनका चेकअप होगा, उनको दवाई मिलेगी, वो बीमार है तो वहाँ उनका इलाज होगा, वो इन्होंने बेच दिया। उसके बाद दूसरा घिनौना कृत्य इन्होंने क्या किया कि कुछ ज़मीन खाली पड़ी थी वो बेच दी, उसमें बाकायदा देखा होगा तुमने कावेरी बन गई। यहाँ पीछे इन्होंने ये सारा देखो, सड़क के किनारे किनारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने व्यापार के संस्थान बना लिए। हनुमानपुरी से सारी आगे बेच दी, ये तहसील बेच दी। तो ये सब लोग इकट्ठा होकर के तरह तरह से इसको रोकने का काम किया कि ये रुके। लेकिन कारण क्या है कि शासन और प्रशासन इस समय, हमने देखो अब से पहले भी सरकारें रही, इतना अधिकारी को कभी भ्रष्ट नहीं देखा जितना इस सरकार में। डीएम, जीडीए का अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, कोई भी किसी भी तरह से मतलब जो है मजदूर के फेवर में काम करने के लिए तैयार नहीं है, और पूंजीपति के लिए धड़ाधड़ खड़े। आप चाहे देख लीजिए गाजियाबाद में जाकर के, वहाँ नगर निगम मतलब अपनी संपत्ति को बचा नहीं पा रहा, लोग कब्जे कर रहे हैं। यहाँ नगर पालिकाएँ हैं, यहाँ कब्जा कर रहे हैं, कोई नहीं बचा पा रहा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ अधिकारी भ्रष्ट है। तो उस अधिकारी भ्रष्ट का मुकाबला करने के लिए जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करोगे, आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तो देखो ये जो 4 लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ज़्यादा जनसंख्या आपकी चाहिए, प्रचार प्रसार ज़्यादा चाहिए। तो मैं अब भाई विनोद जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, अपनी बात को बताएं, उनको भी बहुत सारी जानकारी है शहर के बारे में। ये बता दें भैया, पवन IAS अधिकारी ने, पवन कुमार IAS ने
हरियाणा डिस्टली मैं राजपुराना की जमीन मेरे सारी याद है, मैं तो लड़ा हूँ पहले। लेकिन हाँ, जहाँ ये सब बात लड़ रहा हूँ, चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा हूँ और राष्ट्रीय लोकदल से नगर अध्यक्ष हूँ वर्तमान। और बहुत सारे विभिन्न संगठनों में राष्ट्रीय स्तर के उसमें मैं पदाधिकारी रह करके मैं सब काम करता हूँ। मेरा पूरा जीवन जो सामाजिक स्तर पर ही, मेरा कोई मकान नहीं है कहीं भी मोदियों के उससे मुझे नहीं मकान लेना है, मुझे 1 इंच जमीन नहीं है। मैं आपके साथ में, मैं हर उस आदमी के साथ में हूँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे हमारा जीवन खप क्यों ना जाए उस मामले के लिए, तो हमेशा तैयार है। देखिए अब जो हमने बहुत सारी जो समितियां बना रखी थी, सब लग रहे थे, अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे सब। हमारे तेजपाल पोसवाल जी हैं, वे भी अलग लड़ रहे थे, ऋषिपाल जी हैं, खन्ना जी हैं, कुलदीप सैनी जी हैं, कृष्णपाल जी हैं, देवव्रत धामा जी हैं, खन्ना जी बैठे हैं, तमाम लोग जो आप अलग अलग लड़ रहे थे। विनोद जी हैं, उनको मैं भली बात जानता हूँ, मैं जब से जानता हूँ, आना जाना सब बढ़िया मैत्री का व्यवहार है। देखिए हमारे पास में जो ये पर्चा है, इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको उस मकान का मालिकाना हक मिले। क्यों मिले? ये मोदी की संपत्ति नहीं है, तथाकथित मोदी जो नुकरे मारी है, उनकी नहीं है। इन्होंने क्या काम करा, जब ऋषिपाल जी और ये तमाम लोगों ने मिलकर के कार्रवाई शुरू करी, मोदी पोन जो सरकार में निहित हो गई, हम भी लगे थे उसमें, साथ ही सभासद थे, इनकी जो पुत्रवधू थी, तब लिखत पढ़त करी थी। और उस समय के बाद इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने अपनी जमीनों को अपने ही आप कुंड में लड़ाई दिखा दी। अरे कोर्ट चले गए, दिल्ली जाकर लड़ गए अपनी प्रॉपर्टी का विवाद। और विवाद क्या दिखाया इन्होंने, ये जमीन मेरी है, ये मेरी है। इनकी नहीं थी, वो राज्य सरकार की थी। और इन्होंने उस लड़ाई को अपने परिवार की लड़ाई बता करके, वहां और कोई पक्षकार था नहीं, तो वहां से क्या हुआ, राजपुताना फर्टिलाइजर, नाम सुना आपने कभी? लिखा है कभी? थी है क्या राजपुताना फर्टिलाइजर? हरियाणा डिस्टिलरी थी है क्या? कभी नहीं थी। उसका यहाँ पे हाउस टैक्स लग गया, हम खूब चिल्लाए। किसने लगाया? और चेयरमैन ने। तो कोई उनसे पूछा कि भाई कितने पैसे लिए तुमने? हमने गली गली में, मोहल्ले में जाकर के माइक थाम के मैं चिल्लाया था। आपके हरमुखपुरी में भी यही पार्क पे प्रभाकर के सामने यही चिल्लाए थे हम। और मैंने कम से कम 150 मीटिंग मोदी नगर में करी कि भाई ये गलत हो रहा है। जब हरियाणा डिस्टिलरी यहाँ नहीं है, राजपुताना फर्टिलाइजर यहाँ नहीं है, तो उनके हाउस टैक्स कैसे लगा दिया नगर पालिका ने, म्यूटेशन कैसे कर दिया? जबकि यह संपत्ति किसकी थी? राज्य सरकार की। और तमाम संपत्ति राज्य सरकार की है। और जब राज्य सरकार की है और जिन मकानों में ये मजदूर रह रहे हैं, किसी मजदूर ने बेच दिया, वो परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास में तो पैसे नहीं थे, बीमार थे, या बच्चों की शादी करनी थी, उन्होंने किसी को दे दिया, स्टाम्प पर लिख के दे दिया, तो वहाँ कौन है कब्जाधारी? कौन है वर्तमान में जिसको वो बेच के चला गया मजदूर? तो हम ये कह रहे हैं, उस मजदूर ने पैसे अगर लेकर चला भी गया हो, अब जो वर्तमान में वहाँ रह रहा कोई आदमी, उसके अध्यासन पे ही उसको मालिक मान लिया जाए, पहली बात। और जो रह रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी, तो सबको फ्री में। जब एक बार बताओ, देश का प्रधानमंत्री चाबी बांट रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ मकानों को चाबी दे दी, तो यहाँ भी 8000 लोग हैं, इनको पकड़ा दो, मालिकाना हक दे दो इन्हें। क्या दिक्कत आ रही है? तुम 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, ये 2.5 लाख रुपए कीमत के बिना है, टूटे पड़े हैं, सड़े पड़े हैं, इन्हें अपना कैसे कैसे कर काम कर रहे हैं। अरे इन्हें मालिकाना हक दे दो, तो ये मोदी नगर और सुंदर बन जाएगा, इन गरीबों का भला हो जाएगा। तो इसके लिए विनोद गौतम का नहीं है कोई मकान, तो इसलिए आपको गली गली, मोहल्ले जहाँ जो लोग रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी 2-4 दिन ठंड सी उतर जावे यूं, तो आप अपने गली मोहल्ले में हर जगह मीटिंग करो। एक बड़ा आंदोलन तभी होगा जब आप जागरूक होगे। आप 10-10, 5-5 जाते रहोगे तो अधिकारी जो ना, रोज जैसा भी ऋषिपाल जी बता रहे हैं कि वकील ने कह दी कि तारीख दे दो, तो यही होता है, कानून का पर्चे को इसे उठा के नीचे लगा दिया, अब इसे किरोल दे रहे हो, तो ऊपर था, तो तुम कम से कम कुछ तो समय ले इसमें निचले वाले पहुंचने पे। तो यही करते हैं कि आपको जो है बरगलाने का काम करेंगे। यदि आपको अपने अधिकारों के लिए, अधिकार जो मांगे से नहीं मिलने, छीने जाते हैं, और आपको कोई आकर नहीं देगा कि ये पकड़ लो, आपको खुद लड़ना होगा। तो आप तैयार रहो इसके लिए। और गली मोहल्ले में मैं तो कह रहा हूँ, जैसे हमारी सभा सज्जय दुर्गेश जी, आप भाई जो पार्क में जो ना अनाउंसमेंट कराओ, भाई नीचे दरी बिछा करके मीटिंग करेंगे। हम पहले जन जागरण अभियान छेड़ा, उसके बाद में इसे करते हैं, फिर देखते हैं। क्योंकि जो नेता बिकेगा वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। लड़ाई वो लड़ सकता है जो अपनी जान की कुर्बानी भी आपके लिए देते। तो उसके लिए हम तैयार हैं हर तरीके से।
लट खाने को भी और गोली खाने को भी और डंडे खाने को भी। हम तो अपना जीवन जी लिया, हम तो जनता के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं आपके बीच में, और लड़ाई बढ़िया तरीके से लड़ी जाएगी। आप इकट्ठे हो और भीड़ से, जब भीड़ ज्यादा सड़क पर होती है तो अधिकारियों की सांसें फूलने लगती हैं। अभी देख लो वहां एक रितु सिंह है, प्रोफेसर, दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसे नौकरी से निकाल दिया। 145 दिन हो गए लगभग, उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसे जगह जगह से प्रोटेस्ट जहां जहां करती थी वहीं से उठाकर भगा दिया। और आज भी कहीं कोई मीटिंग नहीं कर सकते, लिखा हुआ कि धारा 44 धारा 44 का मतलब है कि शांति भंग ना करे कोई। धारा 44 का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम अपना काम ना कर सके। हमको किसी लड़ाई नहीं कर रहे भैया इसके बारे में बोल दो, योग के पास पट गए, तो ये सब चीजें जो है योग के पास पढ़ा है मुख्यमंत्री का लगे। तो हमें मजबूताई से, तो हमें ये नहीं है कि धारा 44 लगी, हम धारा 44 में कहीं जाकर के हम दंगा नहीं कर रहे, हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे किसी का, हम अपनी बातों को कहेंगे तो हमें डराएंगे भी ये कि धारा 44 से कुछ मत ना करो, गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है भाई, बैठ गए, कर ले, हम अरेस्ट करो, क्या बात होगी। तो हम केवल अपनी बात को कहेंगे, डरेंगे नहीं इनसे। और तुम सारी भीड़ इकट्ठे हो जाओ, ये बहुत जल्दी होगा। इन्होंने बहुत सारा मामला पका रखा है, पका हुआ फल है, अब इसे तोड़ने के लिए फल बहुत ऊंचा है। फल पका हुआ, तुम इसकी इंतजार मत ना करो, गिरेगा ही। अब गिरेगा तो हो सकता है वो सड़ जाए ऊपर और फिर तुम्हारे काम का भी ना रहे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है कि तब तक हम और आप ना रहे, इतने दिन समय लग जाए। तो हमें अगर वो तोड़ना है तो हमें आपको सीढ़ी बनकर उसके फल तक पहुंचना है। तो ये काम हमें करना होगा। अब ये जो आदेश जो चढ़ा हुआ है, इसमें जिलाधिकारी का आदेश है 26/8/2023 को दर्ज हुआ है, 16/8/2023 का है। पहले पेज में मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। इसमें लिखा प्रकरण अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महोदय का संबंधित है। प्रकरण तहसील स्तर से निक्षेपित करते हुए संबंधित विभाग को अग्रसारित किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है। ये पूरा का पूरा जो है, और ये पत्र जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है संयुक्त सचिव का जॉइंट सेक्रेटरी का सुधीर कुमार चौहान जी का, ये पूरी है जांच की पूरी जो ना सारी चीजें दी गई है इसमें। तो नियमितीकरण मालिकाना देखो ये सारी चीजें हैं। अब आपको उस फल तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी बनानी है, और वो सीढ़ी है आप जो मकानों में रह रहे हैं। यदि वे इस काम में सफल होते हैं तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। यदि इसमें लेट लतीफ करते हैं और सोचेंगे कि हाँ भाई हो जाएगा, इधर कागज तो आएंगे, कागज नहीं, कागजों को लाने का काम करेंगे, कहीं दूसरा निकाल लाएंगे। जैसे कोर्ट में दूसरा कागज लगा दिया ना, वकील बदल दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इश्यू कर देंगे। तो कहीं कहते हैं हमारा तो ये नहीं थी प्रॉपर्टी, ये वाली थी, ये नहीं थी, फिर उस पर एक जांच बैठ जाएगी। तो हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना। हमें सीधे कहेंगे जो सरकार का जो आदेश है, जो राज्य सरकार में निहित करने का, इन प्रॉपर्टी को राज्य सरकार में निहित करना, तो मोदी कपड़ा भाव निकल जाएगी। कुछ भी नहीं करना, यही तो काम करना, सबसे महत्वपूर्ण काम है ये। तो ऐसा करवाओ। ये जो 12,000 करोड़ की संपत्ति जो बेच चुके हैं वो गलत बेची है, और जिन्होंने खरीदी है ना उन पे भी राज्य सरकार लिखा जाएगा जो ये कह रहे हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो जब जाकर के इनका हलचल पैदा होगी, क्योंकि जब देखेंगे बेइज्जती भी जा रही है, अरे इसे भी कर दो भाई, तो फिर ज्यादा नहीं करेंगे। जब ढंग से किसी की पकड़ लोगे ना ऐसा गर्दन, तो छुड़ा नहीं पाएगा। इसे रखो तो कोई बात नहीं होगा। पढ़ दो नहीं अच्छा जो यही तो हम तो इसमें लिखा हुआ है देवेंद्रपुरी जितनी भी कॉलोनी है सारी 26 श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए अच्छी खबर है। हाल में तहसील प्रशासन द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में सामने आया कि इन कॉलोनियों पर मोदी समूह का कोई अधिकार नहीं है। यह संपत्ति राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। इन कॉलोनियों में बने आवासों के क्रय विक्रय का भी मोदी समूह को स्वामित्व नहीं है। और इसके अलावा यही बताया कि कॉलोनियों के नियमितीकरण में मालिकाना हक की रिपोर्ट भी नगर विकास विभाग को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि 26 श्रमिक कॉलोनियां सरकार को सब्सिडाइज स्कीम के तहत बसाई गई थी। मोदी समूह ने केवल इन कॉलोनियों को बसाने के लिए निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य किया था। इसलिए तहसील प्रशासन को शिकायत देकर मांग की गई है कि श्रमिकों का पूरा हिसाब मोदी समूह को देना चाहिए। आवास आवंटित करने के नाम पर श्रमिकों के उनके परिवार के पैसा वसूली या उनके हिसाब से धनराशि कटौती करना पूरी तरह अनुचित गैरकानूनी है। इसमें अधिकारियों की दखल देकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। BIFR बोर्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड
फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन भी यह स्पष्ट कर चुका है कि यह पूरा मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो सारी चीजें मजदूरों के हक में है और ये मजदूरों का हक मारने के लिए ये इस जमीनों को विक्रय करना चाहते हैं। और आज तक जितने नेता हुए हैं, अब मेरे सामने बैठ जाओ, उन्होंने सबने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मोदी समूह को फायदा पहुंचाया है और संपत्ति इन्होंने मिल कर बिकवाई है, बहुत मोटा पैसा खाया है। पहले अपना अधिकार बचा लो, फिर इन्हें देख लियो, ये भग जाएंगे कुछ नहीं। और चोर का पावना होते जरा तो खड़का होते भगे तुम। अगर ये पीछे पड़ने मत दो, पब्लिक अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़े। आओ, हम तो आपको आगाह कर रहे हैं, हमने तो एक बिगुल बजा दिया है इन सब लोगों ने मिलकर के। तो आप सब इनके साथ लग जाओ और अपने हक को अपने लेकर रहो। तो अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपने मकान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकार मोर्चा जिंदाबाद।